जय हिंद साहब। तो आज की इस वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम पूरी 55 शिफ्ट का निचोड़ देखेंगे। आप सभी को पता है कि लगभग 55 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 55 शिफ्ट के आधार पर हम जीके जीएस देखेंगे, हम करंट अफेयर, रीजनिंग और साथियों मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आपका पेपर अभी बाकी है, अभी नहीं हुआ है, तो मैं कहूंगा ये एकमात्र वीडियो आपकी शिफ्ट पर साथियों भारी पड़ेगी। अगर आप इन सवालों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो यह समझा जाएगा कि पेपर आपका आसानी से निकलेगा और आपकी तैयारी साथियों मजबूत करवा दूंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए साथियों, लग जाइए, मेहनत करने का मौका है, मेहनत करिए और अपने पेपर को साथियों क्रैक कर डालिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको याद रखना है। पहले तो बताना है, अगर आपको पता है कि भारत के जो रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं, इनका कार्यभार अभी हाल फिलहाल में किसने संभाला है साथियों? तो मयंक शर्मा ने संभाला है। यानी कि रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? मयंक शर्मा बने हैं। उसके बाद देखिए, यामांडू ओरसी ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल फिलहाल में साथियों ये कहां के राष्ट्रपति बने हैं? उरुग्वे देश के राष्ट्रपति बने हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहे कौन 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों, क्या इनका नाम है? क्या आपका जवाब यहां पर हो सकता है मनन कुमार मिश्रा। आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि मनन कुमार मिश्रा ही 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कह रहे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार साथियों किसको दिया गया है? आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो अजय सेठ अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो साथियों किसको सम्मानित किया गया है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा जय शाह को सम्मानित किया गया है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से। उसके बाद देखिए, कह रहे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो एकल महिला स्वरोजगार योजना पता किसने शुरू की है साथियों? उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। कि एनटीपीसी पेपर को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपको कुछ दिया जा रहा है साथियों, ये बिल्कुल अंतिम समय पर दिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि 50% जो शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो साथियों कहां से पूछे जा रहे हैं? वो आपके जो पिछले पेपर हो चुके हैं ना साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जा रहे हैं, है ना। तो साथियों प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सभी पेपर का साथियों आपको क्या दिया जा रहा है? सॉल्यूशन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? सॉल्यूशन दिया जा रहा है। उसके अलावा आपको साथियों बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं एनटीपीसी के। एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें साथियों जीके के वही 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और मैथ के साथियों 30 क्वेश्चन होंगे। पूरे 100 क्वेश्चन के साथियों ये मॉक टेस्ट होंगे। आप परीक्षा से पहले जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लगाइएगा, इससे स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी और जितने क्वेश्चंस यहां पर हैं इसमें से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो 50% कंटेंट तो आपका प्रीवियस ईयर से फंस जाएगा, बाकी साथियों 20-25% कंटेंट आपका मॉक टेस्ट से फंस जाएगा। यानी कि अगर आप इसको देखते हैं तो 70 से 75% कंटेंट आपको यहां से देखने को मिलेगा, है ना। तो साथियों आप ये कैसे ले सकते हैं? आपको सिर्फ 199 रुपए में साथियों दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम करके ऐसे लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट वगैरह कटवाइएगा। या उसके अलावा साथियों आप टारगेट सिलेक्शन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। टारगेट सिलेक्शन ऐप में ही आपको साथियों ये सारी चीजें जो है ना वो प्राप्त होंगी। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं साथियों, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, कोई भी आपको दिक्कत अगर लग रही है आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना, हो सकता है कॉल ना उठे, है ना। व्हाट्सअप मैसेज करना, फिर आपकी कॉल भी उठ जाएगी। 6393624538 है। और जो भी आपको इससे संबंधित पूछना है सारी चीजें आपके सामने होंगी। उसके बाद देखिए करके किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब की अगर बात करते हैं साथियों, किसने जीता है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो विदर्भ ने जीता है। विदर्भ आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके कहां भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं कहूंगा मुंबई में भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए करके किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो मैं कह सकता हूं आंध्र प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद देखिए भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो कहां पर हुआ है साथियों? गुरुग्राम में हुआ है। ये सवाल आपके एग्जाम में छपेगा, इसलिए आप लोग याद कर ले कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है। कह रहे कि एक अभ्यास है जिसका नाम है डेजर्ट हंट। तो डेजर्ट हंट 2025 ये कहां पर साथियों आयोजित किया गया है? तो ये जोधपुर में आयोजित किया गया। कहां पर साथियों? जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए करके कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय नियासी बोर्ड की 247 यानी कि 237
बैठक की अध्यक्षता किसने की है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो किसने की है साथियों, मनसुख मंडाविया ने की है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां ए खुसरो का 25वां संस्करण साथियों, ये कहां पर हुआ है, पता साथियों कहां पर हुआ है, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो ये तो दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि कैंसर से प्रभावित देशों सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात किस देश में रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। मैं कह सकता हूं भारत यहां पर आपका जवाब हो जाएगा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे ज्यादा कैंसर मृत्यु अनुपात जो देश में रहा है वो अपने भारत देश में रहा है। साथियों दुखद बात है ये। यानी कि जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो इनका नाम तनुष्का है, और तनुष्का ही साथियों जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनी है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो यहां पर आपका जवाब जो होगा वो अमेरिका देश हो जाएगा। यानी कि अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। साथियों यहां पर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, अभी तो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल चल रहे हैं, फिर आपके जीके जीएस के सवाल होंगे, फिर रीजनिंग के सवाल होंगे, फिर मैथ के सवाल होंगे। यानी कि आज की इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत करी गई है। तो साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, है ना। चलिए तो कह रहे कि किस देश ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाया है। मैं कह सकता हूं साथियों, क्या आपका जवाब यहां पर हो सकता है, फटाफट देखकर मुझे बताइए। ताइवान आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि ताइवान देश ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर साथियों प्रतिबंध लगा दिया है। अगला देखिए, कह रहे कि हेरात का त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है। तो पता साथियों कश्मीर में मनाया गया है। हेरात का त्योहार जो है ना ये कश्मीर में मनाया गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। तो किसने साथियों किया है, असम ने किया है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, असम सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। अगला देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। तो 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा अपने उत्तर प्रदेश ने की है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे कि किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसेलॉट का अनावरण किया है। तो ऑसेलॉट का अनावरण पता साथियों किसने किया है, अमेजन ने किया है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ होना चाहिए। उसके बाद देखिए 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं। तो कौन शीर्ष पर रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में जो टॉप पर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर जीके जीएस के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। चलिए तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम में साथियों आएंगे जरूर, इसलिए बहुत ध्यान से इन सवालों को आप लोग देखिए। कह रही है 1917 वे कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो किसकी बात चल रही है, चंपारण सत्याग्रह की बात चल रही है। यह महात्मा गांधी जी का 1917 में शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। उसके बाद देखिए गांधी जी के लिए क्या भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। तो किसकी बात चल रही है, खादी की बात चल रही है। यानी कि महात्मा गांधी जी के लिए जो खादी है ना, खादी ये भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। उसके बाद देखिए संगमरमर पर पित्रा दुरा भी कहते हैं, या रंगीन के समय में बहुत पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में सातु लोकप्रिय हुआ। तो मैं कहूंगा ये तो शाहजहां के समय में लोकप्रिय हुआ, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। तो किसके कहने पर साथियों, जहांगीर के कहने पर। बिल्कुल सही जवाब आपका जहांगीर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। तो साथियों किसको जाता है, मैं कहूंगा रामानंद जी को जाता है। बिल्कुल सही जवाब साथियों, रामानंद जी को ही भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है। अगला देखिए ये बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है साथियों, ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखेगा। इसलिए अगर आप समझदार हैं तो अपनी शिफ्ट से पहले इन सवालों को तैयार कर लीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आलस से दिखाते हो तो मेरा मानना है कि दूरी बढ़ जाएगी साथियों। फिर मत कहिएगा
कि सिलेक्शन आपका हो नहीं पाया। अगर आप सिलेक्शन और खुद में दूरी को बिल्कुल कम करना चाहते हो और बिल्कुल दूरी को जीरो करना चाहते हैं तो इन सवालों को अच्छे तरीके से अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिएगा अपनी परीक्षा से पहले पहले। चलिए 28वें नंबर का सवाल है, करेगा 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो आपसे सिंपल सी बात ये पूछी जा रही है कि भैया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन लंदन में किया गया था, लेकिन किसने किया था ये आपको बताना है। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। यानी कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने, यहां पर साथियों खाली जगह होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहां पर है ना, भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका था। उद्देश्य क्या था कि जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था कि उनका उद्देश्य मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो खाली जगह में देखिए भगत सिंह थे और कौन थे, और साथियों बी के दत्त थे। कौन थे साथियों? बटुकेश्वर दत्त थे। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ था इसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। यह बात आप सभी लोगों को याद रखना है। और स्वदेशी आंदोलन था वो साथियों। उसके बाद देखिए कह रहे कि गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया गया था। साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। इसको स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो साथियों इसकी अगर बात करते हैं इसको जीडी कुमार के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये आपके एग्जाम में आएगा ऐसे ही डिक्टो सवाल। कह रहे कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो मैं कहूंगा लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। कह रहे कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर 10 हो जाएगा, यानी कि पंचायती अनुसूची क्षेत्रों वाले 10 राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। उसके बाद देखिए यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है ना? तो इस सवाल को देखना और साथियों आपको जवाब के तौर पर बताना है कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए साथियों। चलिए तो निम्नलिखित में से है ना एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से किसको जाना जाता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप को जाना जाता है। इसलिए आंसर आपका आगे है ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ? डी के साथ। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से तक समुद्र में फैली हुई है। तो कितने किलोमीटर दूरी तक समुद्र में फैली हुई है? मैं कहूंगा 12 समुद्री मील तक। किलोमीटर की बात नहीं की गई है, मील की बात की गई है। यानी कि भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से 12 समुद्री मील तक की दूरी समुद्र में फैली हुई है। आंसर आपका सी होगा। करके भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं? तो ये बहुत शानदार सवाल है साहब। तो इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से देखिए और बताइए आंसर आपका क्या होगा। चलिए तो मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार नहीं है, छत्तीसगढ़ भी है। तो बिहार नहीं है तो यही आपका आंसर है। उसके बाद देखिए सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये तो बहुत प्यारा सवाल है साथियों। इसके सागौन के जंगल कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं साथियों सागौन के जंगल। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जरा मुझे बताइए। विटामिन डी की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से तो साथियों ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए मतलब जब हड्डियां कमजोर हो जाती है ना साथियों तो उसको ही कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया, और जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। इसलिए विटामिन डी की कमी अपनी बॉडी में कभी भी मत होने दीजिए। करके कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करते हैं स्टेपीज हो जाएगी। ये साथियों पता कहां की हड्डी होती है? ये कान की हड्डी होती है। अच्छा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और वो कहां पर होती है? एक बार कमेंट में मुझे इसका आंसर आप लोग दीजिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। करके त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसको पता क्या कहा जाता है साथियों? अधिचर्म कहा जाता है। अधिचर्म कहा जाता है। ये साथियों मुंह नहीं है, चर्म है ये। तो कुल मिला के साथियों एपिडर्मिस कहा जाता है त्वचा की सबसे ऊपरी परत को। उसके बाद देखिए उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है
है ना। तो आपसे कुल मिला के यहाँ पर अगर बात करते हैं क्या आपका जवाब हो सकता है, साथियों देखिए और फटाफट मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। तो 100 से 125 ही आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर जो है ना 100 से 125 अगर है तो इस स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो। यानी कि अगर उपवास के बाद भी इतना आ रहा है तो स्टेज प्री स्टेज मानी जाएगी डायबिटीज की, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके मुद्रा स्थिति का जो, क्योंकि उपवास के बाद और कम हो जाना चाहिए साथियों, है ना। मुद्रा स्थिति का जो संबंध अपस्फीति से है वही संबंध त्वरित का साथियों किससे, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो अब आपके यहाँ पर साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो लगभग पूरे सवाल हम लोगों ने लगभग 40 सवाल जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के देखे। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों बनते हैं रीजनिंग के, हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसलिए आपको साथियों बिल्कुल बने रहना है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो साथियों सबसे खास आपके लिए होने वाली है। तो मुद्रा स्थिति का जो संबंध अपस्फीति से है ना, वही संबंध साथियों एक तरीके से त्वरित का किससे होगा, परिवर्त से नहीं, तीव्र से नहीं साथियों, मंदी से हो जाएगा। मंदी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर साथियों ये नंबर सीरीज का था, जिसके 2 हो गया, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 12 आ गया। आपको बताना है अगला नंबर क्या होगा और उसके बाद साथियों 30 भी आना चाहिए। तो इस सवाल की अगर हम बात कर दें कि इसमें सिंपल सी बात है 4 बढ़ाया गया है, यहाँ पर 6 बढ़ाया गया है, यहाँ पर कितना हम बढ़ा सकते हैं। अगर 2-2 के गैप से बढ़ाया जा रहा है कि 4 6, जाहिर सी बात है 8 यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ पर साथियों 10 आ जाएगा। यानी कि अगर हम 12 में 8 जोड़ते हैं तो 20 आता है और अगर 20 में 10 जोड़ते हैं तो 30 आता है। यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर साथियों 20 आ जाएगा और 20 हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि MUSCLE से CSNEUL बनाया जाता है, तो WONDR से साथियों यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए जब मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इन लेटर से ही साथियों ये सारे लेटर्स बने, क्योंकि जो इसमें लेटर है वही लेटर साथियों इसमें है। बस फर्क यहाँ पर साथियों क्या किया गया है, ये मैं आपको कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे ना कि भाई इन्हीं लेटर की मदद से ये चीजें बनाई गई हैं, तो आप उस चीज को हमेशा इस प्रकार से लिख लीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए अब हम ये लिखेंगे CSM, है ना, क्या साथियों CSM यहाँ पर आ गया और E यहाँ पर आ गया, U यहाँ पर आ गया, L आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर खेल आखिर हुआ क्या है। देखिए M जो था वो यहाँ पर चला गया, है ना, U जो था वो साथियों यहाँ पर चला गया, S की अगर बात करें S आपका यहाँ पर आ गया और C की अगर बात करें C आपका यहाँ पर आ गया और आपका E यहाँ पर आ गया और N यहाँ पर आ गया। अब वही चीज हम इसके साथ करेंगे। देखिए W हो गया, O हो गया, N हो गया, D हो गया, E हो गया और साथियों R हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए अब कितने हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गए। अब देखिए साथियों यहाँ पर जैसे कि ये M जो है ना पहले नंबर पर था, तीसरे पर पहुंच गया। ऐसे W पहले नंबर पर है तो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा, है ना। उसी प्रकार U सेकंड स्टार्टिंग में दूसरे नंबर था, अंत से दूसरे नंबर पर हो जाएगा। O जो होगा वो साथियों यहाँ पर हो जाएगा। H की अगर बात करें N यहाँ पर आपका आ जाएगा। C की अगर बात करें यानी कि D आपका पहले नंबर पर आ जाएगा और उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करें E की बात करें तो ये यानी कि ये R जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा D आपका D बचा ना साथियों, D आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये अच्छा D तो पहले ही हम लिख चुके हैं, एक सेकंड लिखिए। अच्छा ये वाला आएगा E यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि ये कहाँ पर ऑप्शन में साथियों लिखा हुआ है कि DNWROE, ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया प्रैक्टिस क्लास। एक शानदार सवाल आ गया है जो आपके एग्जाम में आएगा जरूर और ये नंबर आपको साथियों जरूर दिलाकर जाएगा। यानी कि MNOP एक गोल कार्यालय मेज के परिता एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, है ना। EFGHB बैठक में सम्मिलित हो गए, MF के सामने और OG के सामने बैठा। अभी आपको ये सवाल साथियों हो सकता हो थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, लेकिन अभी जब मैं आपको समझाऊंगा फिर देखिएगा इसको। उसके बाद कह रहे हैं कि PG के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एक काम करिए, सबसे पहले आप इसी को लिख लीजिए। देखिए कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 लोग के बैठने की जगह हमने यहाँ पर बना ली। अब कहा जा रहा है कि
पी जी के, यानी कि जी के दाएं और दूसरे स्थान पर बी बैठा है, तो आप जी को कहीं पर भी बैठा लीजिए। मान लीजिए जी हमने यहां पर बैठा ला और सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है पी, ठीक है, तो जी के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठ जाएगा। और कह रहे हैं कि और एच के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि जो पी है ना, पी ये साथियों एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एच को हम यहां पर ही तो बैठा लेंगे, 1 2 3, तभी तो एच का बाएं पर साथियों पी यहां पर बैठा है। तो ये लाइन आपकी क्लियर हो गई, ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लाइन आपकी क्लियर हो गई। पी जी के दाएं और दूसरे स्थान पर है और एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। कहने कि एन एच के सामने बैठा है, तो एन एच के सामने बैठा है, यानी कि एच है ना सामने हो जाएगा एन के, ये बात क्लियर होगी। अच्छा ये भी क्लियर हो गई। उसके बाद अब एक बार शुरू से देख लीजिए इसको, है ना, क्या कहा जा रहा था, कह रहे कि एम एफ के सामने, एम एफ के सामने। अब देखिए यहां पर अगर हम इसको देते हैं एम एफ के सामने नहीं हो पाएगा, यहां पर भी यही दो हमें साथियों मिलना है। तो अगर साथियों मान लीजिए एम जो है ना इधर पर बैठा ले, एम एफ के सामने अगर यहां पर बैठा ले, एम एफ के सामने है ना, एम एफ के सामने और ओ जी के बीच में बैठा है, ओ जो है ना ये क्या साथियों, अच्छा 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 अच्छा, एम जो है ये एफ के सामने बैठ गया, ठीक है, और एम जो है ये ओ और जी के बीच में बैठा है, यानी कि एम जो है ये ओ और जी के बीच में बैठा है। देखिए ओ और जी के बीच में एम बैठ गया, यानी हमारा फैसला बिल्कुल सही था कि एम एफ यहीं पर ही बैठा लेंगे, है ना, एम इधर और एफ इधर बैठा लेंगे। अब बचा कौन, बचा सिर्फ एक ई बचा, तो वो ई इधर को आ जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि एफ के पड़ोस में कौन दो लोग बैठे हैं, तो एफ के पड़ोस में सातु कौन दो लोग बैठे, एफ कहां पर बैठा है, एफ के पड़ोस में कौन दो लोग बैठे हैं, एक तो सातु पी बैठा है और एक ई बैठा है, यानी कि ऑप्शन में कहीं पी और ई लिखा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों रीजनिंग की तो मैं आपकी बात करूं तो रीजनिंग के सारे सवालों को सही करवा के दिखलाऊंगा साथियों, अगर आप अच्छे तरीके से इन क्लासेस को लेते हैं। चलिए तो बात करें कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है, कह के सभी पुस्तकें रजिस्टर हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये सभी पुस्तकें क्या हो गई, सभी पुस्तकें रजिस्टर हो गई, और सभी रजिस्टर क्या हो गए साथियों, सभी रजिस्टर यहां पर पेंसिल हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। सभी पुस्तकें पेंसिल है, सभी पुस्तकें पेंसिल है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी रजिस्टर कलम नहीं, देखिए ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव कहां से आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष केवल एक निकलता है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। अब देखिए ऐसा एक सवाल आता है कि आपको कोई भी 4-5 वर्ड्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनको अंग्रेजी शब्दकोश में लिखिए, यानी कि अंग्रेजी की जो डिक्शनरी होती है ना उसके अकॉर्डिंग साथ यहाँ पर आपको लिखना होता है। अब देखिए पी यहाँ पर भी है, पी आर ई यहाँ पर भी है, पी आर ई यहाँ पर भी है, पी आर ई यहाँ पर भी है, पी आर ओ, तो पहले तो पी आर ई आएगा, ई पहले आता है, ओ थोड़ी ना पहले आता है, तो इन तीनों में से देखिए सबसे पहले क्या आएगा, पी आर ई, एल पहले आता है, एस पहले आता है या एस पहले, मैं कहूंगा साथ तो एल पहले आता है, तो ये एक नंबर पहले आ जाएगा। अब इसमें से देखिए क्या पहले आएगा, पी आर ई, एस यहाँ पर भी, एस यहाँ पर भी, एस ये आ गया, यू ये आ गया, तो यू तो 21 पर होता है, एस 19 पर होता है, तो 2 नंबर वाला पहले आ जाएगा, फिर आपका ये 3 आ जाएगा। अब देखिए इनमें से सबसे पहले क्या आएगा, पी आर ओ, ये एफ है जो कि 6 पर आता है, ये डी है जो कि 4 पर आता है, तो ये आ जाएगा, और फिर साथियों 5 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 कहां पर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब अगर आपको ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे CHAMPION को NIMHOPAC लिखा जाता है, तो CHILDREN को क्या लिखा जा सकता है, एक बार साथियों मुझे बता दीजिए। चलिए एक काम करते हैं साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, ऐसा तो नहीं साथियों, यहां पर देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि सी का कोड यहां पर N है, H का कोड यहां पर I है, A का कोड M, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा है तो हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। कैसे सवाल को आप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर C है, हमने बताया C का कोड N है, तो यहाँ पर N लिखिए, और N हमें ऑप्शन में भी मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद साथियों क्या है, H का कोड इसमें देखिए कहाँ पर, H का कोड साथियों ये मिल गया, I यहाँ पर है, लेकिन I तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, है ना, तो ये कैसे हो पाएगा साथियों बताइए। तो ये लॉजिक हमारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा, इसलिए इस लॉजिक को आप क्या करिए, इसको आप हटा दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम साथियों यहां पर आप करिए,
दूसरा तरीका इसमें सातों हम ये लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर n सबसे पहले और यहाँ पर n सबसे अंत में है, तो सातों n यहाँ पर सबसे जो अंत में था उसको लिख लिया। अब यहाँ पर i है तो i यहाँ पर कहाँ पर है, ये नंबर पर i है। उसके बाद सातों क्या है, उसके बाद m है। देखिए सबसे पहले n फिर i फिर m ऐसे लिखा गया है, सबसे पहले n फिर i फिर m, उसके बाद सातों h, देखिए ये h है ना। उसके बाद अब o यहाँ पर आया है ना, यानी कि अब यहाँ से शुरू कर दिया गया है o के बाद p और यहाँ भी o के बाद p है। उसके बाद सातों a है और फिर c है, ए है और फिर सी है। तो यही लॉजिक हम यहाँ पर सातु लगाएंगे, जैसे कि सबसे पहले n है ना, तो यहाँ पर सातु आपका n आ जाएगा। उसके बाद देखिए r और फिर l, तो फिर r आ गया और फिर उसके बाद n r और फिर l आ गया है ना, l के बाद h आ जाएगा। अब इसको देखिए e के बाद d आ जाएगा, e आएगा और उसके बाद सातु d आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, d के बाद i, हाँ i आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर आपका सी आ जाएगा। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, NRL है ना, HEDIC, ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि अगर एंगर को 45 लिखा जाता है तो क्रूएल को सातु क्या लिखा जाएगा, ये बात आपको यहाँ पर बताना। देखिए ऐसा तो नहीं इसको प्लस किया गया, जैसे कि ए 1 पर होता है, n 14 पर होता है, प्लस कर दो, जी 7 पर होता है, ई 5 पर होता है और आर 18 पर होता है। देखिए टोटल कितना आ रहा है, देखिए जरा 7 है ना, 14 और 1 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 और 18 कितने हो जाएंगे, 27 और 18 सातों यहाँ पर अगर बात करते हैं 45 हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर 45 ही लिखा हुआ है, यानी कि इसको प्लस करना है आपको। सी 3 पर आता है, आर 18 पर आता है, यू 21 पर आता है, ई 5 पर आता है और एल साथियों 12 पर आता है। इसको प्लस करिए साथियों जरा आप, 18 और 3 21, 21 और 21 42, 42 और 5 47 हो जाएगा, 47 और 12 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 59 क्या कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। नंबर सीरीज का सातु सवाल आ गया। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले 15 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 50 है और फिर 75 आ गया है और फिर 105 आ गया। आपसे कहा जा रहा है कि उसके बाद क्या आएगा, और उसके बाद सातु 180 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सातु देखकर बताना। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा है, 15 बड़ा है, यहाँ पर कितना बड़ा है, 20 बड़ा है, यहाँ पर कितना बड़ा है, 25 बड़ा है और यहाँ पर कितना बड़ा है, 30 बड़ा है। तो यहाँ पर एक सीरीज चल रही है, देखिए 15 20 25 30, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 35 बढ़ेगा। तो जब 35 बढ़ेगा तो 140 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बढ़ेगा, 30 35 40 आ जाएगा। अगर 140 में 40 जोड़ा जाता है तो 180 आता है, बिल्कुल सही साथियों, यानी कि हमारा जवाब जो होगा वो 140 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और अब आपके सामने यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप एनटीपीसी एग्जाम में मैथ्स के सेक्शन में से 30/30 स्कोर करना चाहते हैं तो इन सारे सवालों को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए। मैथ का पहला सवाल है, कह रहे कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो शंकु के आधार का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं शंकु के आधार का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, क्या शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा। अच्छा अब यहां पर क्या दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है, यानी कि शंकु के आयतन की जगह पर 924 आ जाएगा और 1/3 आ जाएगा। पाई का मान यहाँ पर 22/7 दिया गया है, तो 22/7 हो गया। और यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है 18, लेकिन आर नहीं दे रखा है, तो आर स्क्वायर और ऊंचाई 18 दे रखी है, तो 18 यहां पर आ जाएगा। अब आप एक काम करिए, सबसे पहले इसमें से आर का मान निकालिए, तभी कहानी आगे बढ़ेगी, है ना। शंकु के आधार का परिमाप हम तभी निकाल पाएंगे क्योंकि शंकु के आधार का परिमाप होता है साथियों 2 पाई आर। तो जब आर निकलेगा तभी तो साथियों ये आधार का परिमाप निकल पाएगा शंकु के। चलिए तो पहले इसमें से आर का मान निकालिए, है ना। तो देखिए इसको अगर कट करते हैं 3 से तो 3 छंग 18 यहां पर हो जाएगा। अब एक काम साथियों आप करिए, 924 नीचे क्या है, सिर्फ 7 है, तो 7 की गुणा हो जाएगी और ऊपर क्या क्या, ऊपर 6 है और 22 है ना। तो 6 है और 22 से नीचे भाग हो जाएगी और यहां पर आपका आ जाएगा आर स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए। देखिए अगर इसको हम बात करते हैं 2 से कैलकुलेट कराएं, है ना, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 चौक 8 हो गया और ये 2 छंग आपका 12 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें 11 से कट कराए, 11 चौक 44 और 11 दूना 22 आपका हो जाएगा। 6 से कट कराए तो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 7 और 7 यानी कि 49 यहाँ पर आपका निकला है। तो आर स्क्वायर बराबर अगर 49 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए
शंकु के आधार का परिमाप पूछा जा रहा है। शंकु के आधार का परिमाप कितना है साथियों, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी और आर कितना निकला है साथियों, 7 निकला है। 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा कि शंकु के आधार का परिमाप कितना निकलेगा, 44 निकलेगा। और 44 जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% की हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 140 रुपए अधिक होता तो 5% का लाभ होता, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर बात करते साथियों, यहां पर देखिए उसने 9% की हानि पर बेची, यानी कि उसने 91% पर बेची। लेकिन अगर वो 5% के लाभ से बेचता तो वो 105% में बेचता उसको। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है साथियों, देखिए मुझे जरा देखिए सवाल को बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों 14% का डिफरेंस आ रहा है। और यहां पर कह रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा होता तो 140 अधिक होते, यानी कि 14% की वैल्यू 140 है। तो कह रहे हैं कि घड़ी का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य होता है साथियों 100% की वैल्यू, यानी कि 100% की वैल्यू आपको निकालना है। तो 14% की वैल्यू जब 140 है तो मैं कहूंगा 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 140/14 नीचे आ जाएगा। अब 100% की वैल्यू आपको निकालना है तो 100 से इसकी भी गुणा करो और 100 से इसकी भी गुणा करो, कितना निकल कर आ जाएगा, 1000 निकल कर आ जाएगा। यानी कि घड़ी का लागत मूल्य कितना होगा, 1000 होगा। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो उनका आंसर बिल्कुल सही कहलाया जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक धनराशि को ए, बी, सी और डी के बीच बांटा जाना है। ए को अगर 4 मिलेगा तो बी को 7, सी को 11, डी को 13 मिलेगा, है ना। इस अनुपात में वितरित किया गया है। कह रहे कि यदि सी को बी से 2800 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए के हिस्से और डी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा, यानी कि ए और डी का हिस्सा आपको यहां पर बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है साथियों। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें ए, बी, सी और डी, कितना कितना अनुपात है, 4:7 अनुपात। इसको हम x भी कर सकते हैं, 4x 7x, और c का अनुपात 11x है और d का अनुपात 13x है। कहने कि c को b से 2800 रुपए अधिक मिले। यहां पर कहा जा रहा है कि c को, है ना, c को b से कितने अधिक मिल रहे हैं, c को b से 4x अधिक मिल रहे हैं, है ना। लेकिन यहां पर कह रहे हैं 2800 अधिक मिल रहे हैं तो सातों x की वैल्यू निकाल आएगी बहुत आराम से। 2800/4 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा सातों, 700 आ जाएगा, है ना। तो कहने के a और d के हिस्सों के बीच अंतर बताइए। तो a का हिस्सा तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं भैया, 700x बराबर है 4x की वैल्यू, यानी कि 4 गुणा 700 कितना हो जाएगा, है ना, 2800 सातों हो जाएगा। तो सातों ए की अगर बात करें, ए कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2800 आ जाएगा, है ना। और क्या कहा जा रहा है, डी, डी की अगर बात करें, डी 13 है तो 13 की गुणा सातों 700 से कराओ, 13 सत्ते कितने होते हैं, 91, यानी कि 9100 हो जाएगा। तो इनका आपसे क्या अंतर पूछा जा रहा है, तो इनका अंतर निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। 9100 में से साथियों 2800 घटा दीजिए, है ना। तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, अब ये 8 हो गया, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, यानी कि 6300 जो है वो साथियों ए और डी के बीच का अंतर आ जाएगा, है ना। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। एक समान जल प्रवाह वाले 8 नल किसी टैंक को 27 मिनट में भरते हैं। 3 मिनट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं। शेष नलों द्वारा टंकी को भरने में लगा समय कितना होगा। देखिए अगर 8 नल काम कर रहे हैं और 27 मिनट तक काम करते रहे तो कितना टोटल पानी होगा, यानी कि 8 की गुणा 7 27 से कराइए। एक तरीके से बात करें, 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा और 5 आपका हासिल लग जाएगा, 8 दूना 16, यानी कि 200, है ना, 216 यूनिट पानी यहां पर आ जाएगी। यानी कि जहां पर जो काम किया जा रहा है उसमें 216 यूनिट एक तरीके से अगर बात करते हैं पानी यहां पर आएगा, है ना। चलिए तो अब यहां पर अगर बात करते, फिर से देख लीजिए भैया, 8 नल काम कर रहे हैं, 27 मिनट तक काम करते रहते हैं, यानी कि उसमें 216 लीटर पानी आएगा। कह रहे कि अगर 3 मिनट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं, 3 मिनट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं, यानी कि 3 मिनट तक काम होता रहता है ना। 8 नल काम करते रहते हैं, 8 नल काम करते रहते हैं, तो 3 मिनट तक अगर 8 नल काम करेंगे तो साथ 24 यूनिट इन्होंने पानी भर दिया होगा, 24 यूनिट इन्होंने पानी भर दिया होगा। तो कहने कि शेष नलों द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो अब 216, है ना, टोटल है, इतना पानी एक तरीके से साथियों
हो के बंद हो जाता है, तो सातों 24 इसमें से घटाइए। अब अगर बात करते हैं शेष नलों द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, शेष नल अब कितने बचे हैं, 2 नल तो बंद हो जाते हैं, टोटल नल 8 थे तो 6 नल ही तो बचेंगे। तो सातों इसको कैलकुलेट करिए, आपको पता चल जाएगा 216 में से 24 जाएगा, 192 बचेगा, 6 से इसको करिए साथियों भाग, 6 कम 6 12, 6 3 18 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि 32 मिनट का समय लगेगा। 32 मिनट कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 27 वर्ष पहले विवाह के समय एक दंपत्ति की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब उनकी 25 वर्ष की एक बेटी है, परिवार की औसत आयु साथियों कितनी है। देखिए 27 वर्ष पहले की यहाँ पर बात की गई है कि विवाह के समय दंपत्ति यानी कि साथियों 2 लोग होंगे, पति और पत्नी, इनकी जो औसत आयु बताई जा रही है 25 वर्ष है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 27 वर्ष पहले पूरे दंपत्ति यानी कि पति और पत्नी की आयु का योग कितना होगा, तो इसको कैलकुलेट करिए, 25 गुना 50 यानी कि 50 वर्ष होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 27 वर्ष पहले की बात की गई है, तो 27 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 50 वर्ष होगा। अगर हम वर्तमान समय की निकालें साथियों, तो 27 वर्ष पहले ये है। अब अगर आप इसमें पुरुष की आयु 27 वर्ष बढ़ाएंगे और पत्नी की आयु 27 वर्ष बढ़ाएंगे, तो ये आपको वर्तमान समय की दंपत्ति की आयु का योग मालूम पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको साथियों प्लस कर लीजिए, 7 7 14 14 आ गया, 1 लग गया, ये 5 और 5 10, यानी कि 104 वर्ष ये वर्तमान आयु है साथियों पति और पत्नी की। कहने के अच्छा अब उनकी 25 वर्ष की बेटी है, तो 25 वर्ष की बेटी हो गई। अब तीनों की परिवार की औसत आयु पूछी जा रही, यानी कि तीनों की औसत आयु पूछी जा रही, तो इसको जोड़िए, ये पति पत्नी की आयु, ये साथियों बेटी की आयु है, तो ये 9 आ जाएगा और ये आपका 12 आ जाएगा, यानी कि 129 वर्ष आपकी जो निकली है वो पति पत्नी और बेटी की आयु निकली है। तो 3 से इसको भाग कर दीजिए, आपको औसत पता चल जाएगा परिवार का। 3 चौक 12 और 3 तिया 9, यानी कि 43 वर्ष जो निकलेगा वो औसत वर्ष निकलेगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सातों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।